नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं पॉलिटी और पॉलिटी के 25 एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज का सेशन किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है? एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की स्थापना कब होती है? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना होती है और भंग कब हो जाती है? 24 जनवरी 1950 को भंग हो जाती है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। सारी बातें क्लियर हो गई ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, सरदार पटेल, के एम मुंशी। कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसे क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। अन्य सदस्य कौन कौन थे? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, एन गोपाला स्वामी अयंगर, बी एल मित्र। और इनके जगह पर कौन आते हैं? एन माधव राव। जब डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तब सदस्य कौन बनते हैं? टीटी कृष्णमाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा राज्य का गठन किस राज्य से अलग करके किया गया था? पंजाब राज्य से अलग करके किया गया था। इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। किस आयोग की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? शाह कमीशन के सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। हरियाणा राज्य की राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। राज्यपाल यहाँ के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 1 में लिखा गया है और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5,
अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित कर दिया था? वे कौन कौन से देसी रियासत थे जिसका विलय बाद में किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आज़ादी के बाद भारत में कितने देसी रियासत थे, कितने देसी रियासत थे? 562, 562 देसी रियासत थे। क्लियर? इन देसी रियासतों को भारत संघ में किसने मिलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था, और उस समय वे क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे और देश के गृह मंत्री थे। लेकिन 562 देसी रियासत में जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का विलय जो है बाद में होता है। जूनागढ़ का विलय किस प्रकार किया जाता है? जनमत संग्रह के द्वारा किया जाता है। हैदराबाद को किस तरह मिलाया जाता है? सैनिक कार्यवाही के द्वारा मिलाया जाता है। और किस ऑपरेशन का यहाँ पर संचालन किया जाता है? ऑपरेशन पोलो का संचालन यहाँ पर किया जाता है। जम्मू कश्मीर का विलय किस प्रकार होता है? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कौन करते हैं? वहाँ के राजा हरि सिंह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था। आपको बताना है कि इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? कौन था? आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या नहीं, इसे जानने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डीपी धर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने यह रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है और राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद एक कमेटी और गठित की जाती है, JVP कमेटी। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को इनकार कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आमरण अनशन किया जाता है, और इस आमरण अनशन में 56 दिन के बाद पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है। इस कारण मजबूर होकर जवाहरलाल नेहरू जो है आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर देते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 5 की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत वे व्यक्ति भारत के मूल निवासी है जो किन शर्तों को पूरा करता है? पहला, यदि उनका जन्म भारत में हुआ हो, यदि उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता की बात करता है। अनुच्छेद 9, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? फटाफट आंसर को कीजिए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज 1, 2, 3, यानी जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता यदि आपसे पूछ ले किस सूची में दिया गया है?
संघ सूची में दिया गया है, किस भाग में दिया गया है, भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है। नागरिकता अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया था? 1955 में पारित किया गया था और इसमें दिया गया है नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। ये 5 तरीके कौन कौन हैं? जन्म द्वारा, वंशानुगत तरीके से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, और यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत में सम्मिलित हो जाता है तो उस राज्य क्षेत्र के सभी नागरिक क्या कहलाते हैं? भारत के नागरिक कहलाते हैं। यदि कोई पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत में कितने वर्ष तक रहना होगा? 5 वर्ष तक रहना होगा। और यदि कोई देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत में 10 वर्ष रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए है किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। बी, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार मिलेगा। सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। या डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। 1992 में संसद नागरिकता संशोधन विधेयक पारित करता है और इसमें क्या लिखा जाता है? भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारत की नागरिक है तो उसे भारत का नागरिकता प्राप्त होगी। इससे पूर्व क्या प्रावधान था? इससे पूर्व प्रावधान था कि भारत की नागरिकता तब प्राप्त होगी जब उसका पिता भारत का नागरिक हो। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज नीति निर्देशक तत्व। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 ए में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व की बात कर लेते हैं तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिया गया है और नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। ये राज्य के लिए क्या है? एक निर्देश मात्र है और राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हो, ऐसा आदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन से सिद्धांत शामिल है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। आंसर कीजिए फटाफट। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शामिल है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत शामिल हैं। आइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन्हें देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन किया गया है? ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है दोस्तों? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने का आदेश देता है। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है?
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना अनुच्छेद 51 में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में कौन नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, पोषाहार स्तर को उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने की बात। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज वैज्ञानिक मनोभाव का विकास नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास किसमें दिया गया है? मूल कर्तव्य में शामिल है। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास मूल कर्तव्य क्या भाव है और मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 51 में दिया गया है। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हितों को बढ़ाना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ये सभी जो है नीति निर्देशक तत्व के भाग है। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हितों को बढ़ाने का उद्देश्य अनुच्छेद 40 में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अलग किया गया है? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन होता है? आंसर कीजिए। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है? सदन की कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें क्या होता है? इस दौरान संसद क्या करते हैं? पॉलिसी, सरकार के काम और अलग अलग बिल पर चर्चा करते हैं। शून्यकाल कब शुरू होता है? 12 बजे शुरू होता है और संसद जो है लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करते हैं और सूचित करके महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं? भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होगी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज साधारण विधेयक के ऊपर होती है। संसद की संयुक्त बैठक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108 में किया गया है। कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन यदि लोकसभा अध्यक्ष न हो तो उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? उपसभापति करते हैं। और साधारण विधेयक पर यदि दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? किसका नियंत्रण होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज संसद का होगा। संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 266 में किया गया है। इसमें समस्त एकत्रित कर, राजस्व जमा और लिए गए ऋण शामिल होते हैं और इसे संसद की स्वीकृति के बाद ही निकाला जा सकता है। क्लियर? आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 और यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन इस निधि का गठन किसके द्वारा होती है? संसद के द्वारा होती है। यानी संसद ही तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर कीजिए। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन, उपयुक्त सभी। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज कला और साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन। इन सभी से व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? 1/6 सदस्यों को, जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा के अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह किसका कथन है? किसका कथन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज सरोजिनी नायडू का कथन है। सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ होता है? हैदराबाद में होता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विन इनकी कविता संग्रह है। 1925 में इन्होंने कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर। और स्वतंत्रता के बाद वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही कथन है। बी, वह 5 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। सी, यदि राज्य की विधायिका उसे पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है, ये कथन यहाँ पर गलत है। डी, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। ऑप्शन नंबर सी कथन गलत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, और वह मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि तक वह राज्यपाल बना रहता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। राष्ट्रपति उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है। 7वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ ले कब होता है? 1956 में होता है, और इसके तहत राज्यपाल 1 या 1 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज भाग 9 में। 73वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में होता है, और इसके द्वारा भाग 9 जोड़ा जाता है। इसकी शीर्षक क्या होती है? पंचायत होती है, और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक शामिल है। पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं, और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री समिति, एक निरीक्षण प्राधिकरण। एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? यहाँ पर आंसर कीजिए। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज एक प्रशासकीय अधिकरण। किसी भी राज्य में कितनी स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाती है? 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाती है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर। क्लियर है दोस्तों? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले में। किस ग्राम में लागू किया गया था? बगधरी गांव में। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है केवल पंचायतों में, केवल पंचायत समितियों में, केवल जिला पंचायतों में, उपयुक्त सभी संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज उपयुक्त सभी संस्थाओं में महिला सदस्यों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अनुच्छेद 243 घ क्या कहता है? सभी स्तर के पंचायत में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होगा, और प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में
उपराज्यपाल और प्रशासक की नियुक्ति होती है। क्लियर। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद है। वे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी। शेष 5 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक की नियुक्ति होती है। वे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी आसान होगा आपके लिए। दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उपयुक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ उपयुक्त सभी। दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज भाग 5 में। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक में है। इसमें क्या दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 इस सेशन का अंतिम प्रश्न होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज 10 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए नागरिकों में क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। तीसरी योग्यता क्या है? वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छा कानूनविद हो। दोस्तों पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है और मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इकोनॉमिक्स के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।